दस्तगीर शहबाज टूबा टेक में जंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़ है। इस मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। राना इकरार ने इस खित्ते पर बोरिंग करा रखी थी। साथ ही अमरूद, अनोरा, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली ज़मीन थी उस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और इकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। उसका समर ये मिला कि जब उनकी बेटियों की शादी हुई तब राना इकरार के हाथ में एक मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के की तलाश करके बारी बारी अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसे बाद राना इकरार की बीवी इकरार अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टूबा टेक सिंह में उसका इलाज करवाया। फ़ायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद भी इकरा सेहतयाब नहीं हुई। उसका जिस्म मुसलसल घुटता रहा। आखिरकार एक दिन वो अपने कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। उन दिनों साहिर 23 साल का था और फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया लड़ नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी पूरी जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह उन बाप बेटे की दिक्कत नहीं होगी। मगर साहिर फिलहाल शादी करने को राजी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार अपनी बेटी और बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बना रहा था। इधर फौजिया के ख्वाबों में शाहजेब बस गया था और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाहजेब पड़ोस में रहने वाला मोहसिन का बेटा था। वो मंडी में सब्जी की आड़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहजेब और फौजिया में बहन और भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे। लेकिन एक दिन दोनों का ये रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना कम ही घर खाते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसीलिए खुफिया मील मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहजेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल उसकी ज़ात की ठंडी छाँव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूं तो शाहजेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था। लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकने पड़ने लगीं। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ, उसके बाद एक बुजुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। उसके बाद साहिर को जब ये बात पता चली तो उसका खून गोल उठा और उस वक्त शाहजेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था। मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझाकर उसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, उसने बेटे को समझाते हुए कहा। मार पीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने
پر بدنام ہماری فوزیہ ہی ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے خود بات کروں گا۔ ساحر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہ زیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہ زیب سے پیار تو کرتی تھی مگر گھر والوں کا لحاظ بھی کرتی تھی، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقاتوں میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ دے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحر اور فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شاہ زیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران ساحر نے نوٹ کیا کہ شاہ زیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ ساحر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن ساحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اپنے محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ جب کہیں کوئی نظر نہ آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ساحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا، اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتماد کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد کا اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھ سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کو بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ساری کوششیں رائیگاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ان کی یہ کوشش جلد ہی رنگ لے آئی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر
तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। शाम का धुंध लगा फैलते ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गई। रेस्ट हाउस से पल पल की खबर घर पहुंच रही थी। मालूम हुआ बारात रेस्ट हाउस से चल चुकी है और थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पहुंच रही थी। उस खबर से मेज़बानों में भी खुश मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले हो भी जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। फौजिया दुल्हन बनी घर पर बैठी थी। उसके पास उसकी बड़ी बहन दुआ बैठी हुई थी। बारात की आमद की खबर सुनते ही फौजिया ये दुआ से बोली, बाजी मुझे रफा हाजत के लिए जंगल जाना है। पहले तो दुआ ने मना किया, मगर जब फौजिया ने इंसरार किया तो वो बोली, अच्छा जा, जल्दी से फारिग होकर आ जा, लेकिन याद रखना बारात दरवाजे पर लगने वाली हो तो दुल्हन का बाहर जाना मनहूस माना जाता है। फौजिया ने पानी से भरा हुआ लोटा लिया और चुपके से बाहर निकल गई। चूँकि सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आ गई। आओ भगत के बाद निकाह की रस्म शुरू हो गई। दूल्हा के बाद फौजिया के दस्तखत करवाने की बारी आ गई थी, लेकिन दुल्हन तो वहाँ थी ही नहीं। दुआ की जान मुसीबत में थी। घर से कुछ फासले पर एक सुनसान मकाम पर फौजिया जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और दोनों हाथों से उसने पेट के जख्मों को दबा रखा था। फिर भी खून तेजी से बह रहा था। टार्च की रोशनी में लोगों ने फौजिया को देखा तो साहिर ने दौड़ लगाकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हर तरफ तलाशी जारी हो गई तो फौजिया की हालत लम्हा बलम्हा बिगड़ रही थी। इसलिए आना फाना उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तदाई मुआयने में ही उसे मुर्दा करार दे दिया गया। फौजिया की मौत की खबर आते ही बारात दोबारा वापस बस में सवार होकर लौट गई, बगैर दुल्हन के। हादसे की इत्तला पुलिस को दे दी गई तो मिनटों में इलाकाई थाना सिविल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहिल मदीगर पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच गई। फौजिया की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब हैरान थे कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत कोसा, जिसने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी जहन इस सान्हे को कबूल करने को तैयार न था। जहाँ कुछ लम्हे कबल खुशियाँ थी, अब वहाँ मातम हो रहा था। FIR नामालूम मुलज़मान के खिलाफ कटी, मगर पुलिस ने साहिर से तफसीलात लेने के बाद शाज़ेब को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। 6 रोज़ बाद पुलिस ने शॉटकोट मोड़ से शाज़ेब को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछगछ की गई तो उसने बताया, मैं सच्चे दिल से फौजिया को चाहता था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आ गई थी और बेवफा हो गई थी। इसलिए शादी वाले दिन मैंने उसे मिलने को बुलाया। फौजिया आने को तैयार नहीं हुई तो मैंने उसकी पोल पट्टी खोल देने की धमकी दी। धमकी से डर कर वो घबरा गई। मेरा इरादा उसे लेकर कहीं दूर चले जाने का था, मगर फौजिया उसके लिए राज़ी नहीं हुई। लहज़ा गुस्से में मैंने फौजिया पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद वो रोने लगा। रोते रोते बोला, फौजिया मर गई, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। शाज़ेब की निशानगी पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और उसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया, जिससे उसने फौजिया को फ़ोन करके धमकाया था। 19 मई को शाहजेब को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। तादिम तहरीर शाहजेब जेल में था। यूं मोहब्बत की कहानी जुर्म की दास्तान बनकर रह गई।